Hello everyone, I am Minerva Maneshwani, Assistant Professor, SN School of Pharmacy, Nirvan University, Jaipur. Today we are going to study about limit test in pharmaceutical chemistry. Before coming to the topic, I want to say that what is pharmaceutical chemistry and what is the impurities. So in the pharmaceutical chemistry is also known as the medicinal chemistry. It is a scientific discipline that involves the design and development of new drugs and the improvement of the existing ones. And it is an interdisciplinary field that combines chemistry, biology and pharmacology. Then comes to the topic, what is impurity? Then impurities are in the pharmaceutical substances are the unwanted chemicals that remains with the active pharmaceutical ingredients or developed during the formulation of both the API or formulation. The presence of such unwanted chemicals that amount may hamper the influence, the efficacy and the safety of pharmaceutical compounds and pharmaceutical products. Then comes to what is limit test. As you know that the impurities are the things that the substance that which harms the API products. Then how we will know that the impurities how much amount of impurities can be manageable, how much amount of impurities is toxic to our products. Then it comes to our mind कि ऐसा क्या है जिसके वजह से हमको पता चले कि हमारा जो कंपाउंड है वो क्या है, वो इम्प्योर है. तो ऐसे इसीलिए हम एक टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं लिमिट टेस्ट. तो हम अभी जानेंगे कि लिमिट टेस्ट जो है वो क्या है. लिमिट टेस्ट एक्चुअली इसका डेफिनेशन यही होता है, ए लिमिट टेस्ट इज ए क्वालिटेटिव और सेमी क्वालिटेटिव एनालिसिस यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन द ड्रग सब्सटेंस और एनी फॉर्मुलेशन. ये कहना यही चाहता है कि अगर हमारे कंपाउंड में या हमारे ड्रग प्रोडक्ट में कुछ भी अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है और कितना अमाउंट ऑफ प्रेजेंट है, इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट टेस्ट यूज करते हैं. और तब हम आ जाते हैं कि इसका पर्पस क्या होता है, टू कंफर्म whether the impurity level in the substance are below the permissible levels as defined in pharmacopoeia such as United States Pharmacopoeia, Indian Pharmacopoeia, European Pharmacopoeia, British Pharmacopoeia. These are the pharmacopoeias. मतलब ये यही बोलना चाहता है कि अगर लिमिट मतलब क्या होता है, एक मेजरमेंट या फिर एक बोलते तो स्टैंडर्ड, इस स्टैंडर्ड के अंदर अगर तुम्हारा इम्प्योरिटीज का अमाउंट रहता है तो ये अमाउंट चल सकता है, पर इसी अमाउंट के ज़्यादा अगर इम्प्योरिटीज रह रहे मतलब ये हमारा प्रोडक्ट के लिए क्या है, हार्मफुल है. तो आ जाता है टॉपिक व्हाई लिमिट टेस्ट इज इम्पोर्टेंट. लिमिट टेस्ट हमारा क्यों इम्पोर्टेंट रहता है. तो फिर पहले आ जाता है हमारा क्या, सेफ्टी. To ensure drug products are free from harmful impurities that could be affect the patient's health. मतलब हमारे जो पेशेंट के हेल्थ के कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं ना, हमारे जो ड्रग प्रोडक्ट्स या फिर जो मेडिसिन यूज करते हैं वो क्या होना चाहिए, हमारा इम्प्योरिटी फ्री होना चाहिए. इसमें आ गया हमारा सेफ्टी, पेशेंट की सेफ्टी आ जाए. उसके बाद आ जाता है क्वालिटी कंट्रोल. क्वालिटी कंट्रोल में आ जाता है टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी एंड द क्वालिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स. देन आ जाता है हमारा रेगुलेटरी कंप्लायंस. मतलब इट इज रिक्वायर्ड बाय ऑथोरिटीज टू एंश्योर द ड्रग मीट द सेफ्टी स्टैंडर्ड बाय सेट बाय द फार्माकोपियाज. मतलब हमारे जो फार्माकोपिया में हमारा एक सेफ्टी, हमारा एक लिमिट प्रिस्क्राइब किया गया है, उस लिमिट के अंदर हमारा प्रेजेंट रह रहा है लिमिट, इम्प्योरिटीज का लिमिट, या फिर उससे ज़्यादा हो रहा है. इसके वजह से हम लोग क्या टेस्ट करते हैं, लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं. तो फिर आ जाते हैं प्रिवेंट टॉक्सिसिटी. इट लिमिट्स द एक्सपोजर टू पोटेंशियली टॉक्सिक सब्सटेंसेस. मतलब हमारे जो इम्प्योरिटीज होती है वो क्या होती है, एक टॉक्सिक सब्सटेंसेस होती है. वो क्या करता है ना, हमारे जो प्रोडक्ट को टॉक्सिक और क्या बना सकता है, हार्म बना सकता है. तो ये सारा का सारा आ जाता है कि हम लिमिट टेस्ट क्यों परफॉर्म करना चाहते हैं. तो हमने 4 पॉइंट्स जाने, एक होता है सेफ्टी के लिए, एक क्वालिटी कंट्रोल के लिए, एक रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए, और एक आ जाता है प्रिवेंट टॉक्सिसिटी के लिए. ये 4 पॉइंट हो जाता है कि हम लिमिट टेस्ट यूज करते हैं. उसके बाद आ जाते हैं, ऐसे बहुत सारे इम्प्योरिटीज है हमारे
फार्मेसी में, या फिर इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज भी बोल सकते हो, जो कि हमारे प्रोडक्ट में अगर रहेगा, हमारे ड्रग में रहेगा, तो फिर ड्रग को क्या करेगा, ड्रग को टॉक्सिक बना देगा। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं ना, उसी इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं या फिर चेक करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। उसके लिए हमने लिमिट टेस्ट को जाना। उसके बाद हम देखेंगे जो इम्प्योरिटीज है, हमारे बहुत प्रकार के इम्प्योरिटीज हो सकती है। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज को देखा जाए तो फिर उसमें क्या क्या आ जाता है, हमारा इम्प्योरिटीज क्लोरीन आ गया, सल्फेट आ गया, हेवी मेटल्स आ गया, आर्सेनिक आ गया, जिंक आ गया, ये सारा का सारा क्या है, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं ना, एक आ जाता है कि हम आज जानेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, मतलब हमारे जो कंपाउंड में कितना अमाउंट ऑफ लिमिट क्लोरीन का लिमिट है और कितना अमाउंट ऑफ क्लोरीन का लिमिट रहना चाहिए, इसके लिए हम परफॉर्म करते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। उस पे आ जाता है व्हाट इज द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। ए लिमिट टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयंस इन द फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। The limit test of chloride, it ensures that the concentration of chloride in the product that doesn't exceed the permissible limit as per prescribed in the pharmacopoeias। इसका मतलब यही बोला जाता है कि हमारे जो फार्माकोपियाज है, फार्माकोपिया क्या है, ये एक बुक है जिसके अंडर हमारा दिया गया है कि कितना अमाउंट ऑफ क्लोरीन लेवल प्रेजेंट रहना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा रहेगा मतलब वो क्या है, एक लिमिट है, एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड से अगर ज़्यादा रह रहा मतलब दैट इज हार्मफुल फॉर आवर प्रोडक्ट। अगर स्टैंडर्ड से कम रह रहा है इसका मतलब इट कैन बी मैनेजेबल, इतना अमाउंट ऑफ क्लोरीन लेवल हमारा प्रोडक्ट के लिए मैनेजेबल हो सकता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारा पर्पस, हम क्यों ये लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड परफॉर्म करते हैं। तो आ जाता है टू आइडेंटिफाई एंड लिमिट द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस क्लोराइड आयंस दैट कुड indicate contamination and affect the drug stability and quality। ये जो क्लोरीन का लेवल होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना एक छोटा ज़्यादा ट्रेस अमाउंट ऑफ अगर इम्प्योरिटी हमारे प्रोडक्ट में रह जाता है तो फिर हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाता है, हमारा प्रोडक्ट टॉक्सिक बन जाता है, जो कि हमारा पेशेंट की सेफ्टी को अफेक्ट करता है। तो इसीलिए हमारा जो क्लोरीन का लेवल होता है ना उसको पहले हम जानते हैं कि कितना लेवल ऑफ क्लोरीन हमारा ड्रग या कंपाउंड में हमारा प्रेजेंट है, उसके हिसाब से हम लोग उसको जानते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ क्लोरीन का लेवल प्रेजेंट। अब हम जानेंगे कि व्हाई क्लोराइड लेवल्स मैटर्स इन फार्मास्यूटिकल्स। मतलब अभी तो हम पता चल रहा है कि क्लोरीन हमारे फार्मा के लिए क्या है, वो एक इम्प्योरिटी का काम करता है। अभी हम जानेंगे कि क्लोरीन का लेवल, क्लोराइड का लेवल क्यों फार्मास्यूटिकल्स में मैटर करता है। तो इसमें क्या आ जाता है कि क्लोराइड्स आज कंटामिनेंट्स, तो फिर क्या आ जाता है इसमें, excessive chloride levels may indicate poor quality of raw material or inadequate manufacturing practices. Chloride ion in excess can react with other components in the formulation leading to undesirable chemical reaction। मतलब अगर हमारा क्लोरीन का लेवल ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है मतलब क्या होता है, वो दिखाता है कि हमारे जो रॉ मटेरियल का क्वालिटी होता है वो क्या है, एक लो मेटेरियल होता है। और उसके बाद ये क्या कहते हैं, अगर क्लोरीन का लेवल हमारा ज़्यादा रह जाता है इसका मतलब हो जाता है कि हमारा जो क्लोरीन का लेवल और क्या करेगा, वो किसी दूसरे के साथ रिएक्शन करके हमारा कंपाउंड को क्या कर सकता है, टॉक्सिक बना सकता है। उसके बाद आ जाता है कि हमारा जो क्लोरीन का लेवल है उसके बाद उसका रेगुलेटरी लिमिट कहाँ पर है। रेगुलेटरी लिमिट मतलब कितना अमाउंट ऑफ क्लोरीन हमारा प्रेजेंट रहना चाहिए, कितना अमाउंट ऑफ क्लोरीन का लेवल हमारा प्रेजेंट नहीं रहना चाहिए, या फिर इतना अमाउंट ऑफ क्लोरीन के लेवल के नीचे रहेगा तो फिर हमारा प्रोडक्ट या फिर हमारा कंपाउंड एक्सेप्टेबल है। अगर उससे ज़्यादा अमाउंट है मतलब स्टैंडर्ड से ज़्यादा है इसका मतलब हमारा कंपाउंड है वो क्या है, टॉक्सिक बना सकता है। तो रेगुलेटरी लिमिट से हमारा आ जाता है, रेगुलेटरी लिमिट्स में हमारा क्या आ जाता है, रेगुलेटरी लिमिट्स में हमारा आ जाता है वेरियस फार्माकोपिया सच एज यूएसपी, पीपी और ईपी मतलब क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया। दीज आर द स्ट्रिक्ट लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ क्लोराइड परमिसिबल इन ड्रग सब्सटेंसेस एंड द प्रिपरेशन टू एंश्योर द सेफ्टी एंड एफिकेसी। मतलब सारे के सारे फार्माकोपिया में देखा जाए, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया या फिर ब्रिटिश फार्माकोपिया या फिर इंडिया में क्या है, इंडियन फार्माकोपिया, इस सब में क्लोरीन का लेवल, क्लोराइड का लेवल एक लिमिट का प्रिस्क्राइब किया गया है जिसके अंदर ही हमारा क्लोरीन का लेवल रहना चाहिए। अगर ज़्यादा आएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, हमारा एज ए इम्प्योरिटी उसको काउंट करेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा
कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, मतलब ये जो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड कर रहे हैं और एक्चुअली में है ही क्या, तो फिर उसमें आ जाता है, इसका केमिकल रिएक्शन में आ जाता है, द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयंस is detected by adding silver nitrate to solution of the sample. In the presence of chloride ion, a white precipitate of silver chloride AgCl is formed. The amount of silver nitrate is required to precipitate all chloride ions in the measure and the compared with the standard. इसका मतलब ये रिएक्शन में हम क्या करते हैं, उसका रिएक्शन करते हैं, एक क्लोराइन का सैंपल लेते हैं और उसका रिएक्शन किसके साथ करते हैं, उसका रिएक्शन करते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो फिर हमारा फॉर्म क्या होता है, हमारा फॉर्मेशन होता है एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है, किसका, जी जो आता है सिल्वर क्लोराइड का फॉर्म होता है। सिल्वर क्लोराइड फॉर्म जब होता है एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है, तो उसके हिसाब से उसका क्या करते हैं ना, टर्बिडिटी या फिर हम ओपल से चेक करके हम बताते हैं कि इसका कंपेरिजन करते हैं किसके साथ, स्टैंडर्ड के साथ। तो फिर इसका रिएक्शन क्या आ जाएगा, हमारा एक क्लोराइड का आयन हो जाता है, क्लोराइड का आयन होने के बाद क्लोराइड का आयन हो जाता है, क्लोराइड का आयन होने के बाद क्लोराइड का आयन क्या करता है, रिएक्ट करता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो फिर ये फॉर्म क्या करता है, हमारा AgCl फॉर्मेशन करता है या फिर सिल्वर क्लोराइड फॉर्मेशन करता है, वो क्या है, एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, और यही हमारा क्या देता है, यही रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है हमारा टर्बिडिटी या फिर चेक करने के लिए। उसके बाद हमारा और क्या आ जाता है, इसमें हमारा इंटरप्रेट क्या करते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म कोरिलेट्स विद द क्लोराइड कंसेंट्रेशन इन द सैंपल। मतलब हमारा इसका जो हमारा क्या होता है, इंटेंसिटी मतलब टर्बिडिटी बोलते हैं कि व्हाइट कलर का जो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है वो कितना अमाउंट में फॉर्मेशन हो रहा है, उसको ही हम लोग चेक करते हैं इसी क्लोराइड टेस्ट का लिमिट टेस्ट में। उसके बाद आ जाता है हमारा, इसमें हमारा की रिएजेंट्स क्या क्या यूज होता है। पहले आ जाता है हमारा सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है ना, द रिएजेंट दैट रिएक्ट विद द क्लोराइड इन द फॉर्म ऑफ टू फॉर्म द AgCl एज ए प्रेसिपिटेट, ये होता है हमारा सिल्वर नाइट्रेट का क्रिस्टल। उसके बाद आ जाता है हमारा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। हम क्या करते हैं ना, 10% डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेते हैं। ये क्या करता है, इट यूज टू एसिडिफाई द सोल्यूशन टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सॉल्ट्स। मतलब हमारा ये सॉल्यूशन को क्या करता है ना, एनवायरमेंट को एक एसिडिक एनवायरमेंट बना के रखता है और क्या करता है ना, सिल्वर सॉल्ट को फॉर्मेशन ये रोकता है। उसके बाद हमारा आ जाता है स्टैंडर्ड सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। सबको पता है सोडियम क्लोराइड क्या है, हमारा नमक होता है। तो यही जो हमारा सॉल्यूशन, इट कंटेन अ नोन कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयंस यूज आर द रेफरेंस कंपैरिजन ड्यूरिंग द टेस्ट। मतलब हमारा जो NaCl का सॉल्यूशन होता है ना, हम उसको दो टाइप का सॉल्यूशन लेते हैं। एक लेते हैं किसका, एक लेते हैं टेस्ट सॉल्यूशन के लिए, एक लेते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए। ये जो टेस्ट सॉल्यूशन का जो आता है ना, टेस्ट सॉल्यूशन हमारा एक अननोन सैंपल होता है, और जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है ना, उसका कंसंट्रेशन उसका कितना प्रोपोर्शन में लेना चाहिए वो किस में प्रेस्क्राइब्ड है, वो सब कुछ फार्माकोपिया में प्रेस्क्राइब्ड है। तो फिर हम ये दोनों का मतलब टेस्ट सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का कंपैरिजन करते हैं। उसके बाद आ जाओ कि हमारा प्रोसीजर फॉर द लिमिट टेस्ट ऑफ द क्लोराइड। तो इसमें क्या होता है ना, देखो इसमें रिक्वायरमेंट क्या आता है, apparatus required is the nasal cylinder, glass rod or stand, and the chemical required is dilute nitric acid, silver nitrate. And procedure for the standard, take 50 ml of nasal cylinder and level as standard. Place 1 ml of standard sodium chloride solution in the standard nasal cylinder. Then add 10 ml of dilute nitric acid into it. And then make up the volume up to 50 ml in the distilled water. And then add 1 ml of silver nitrate solution in the standard nasal cylinder. Then stir immediately with a glass rod and allow it stand for 5 minutes. Observe the opalescence developed and compare with that of sample. ये हम बना रहे हैं standard solution. देन हम बनाएंगे टेस्ट सॉल्यूशन। पहले क्या लेना है, हमारा अनदर 50 ml नेसल सिलेंडर्स लेना है और उसको टेस्ट लेवल करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको हम स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंसेस डिस्टिल वाटर में घुल के उसको ट्रांसफर करेंगे नेसल सिलेंडर में। उसके बाद 10 ml ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड उसको ऐड करेंगे। उसके बाद क्या करें ना, 50 ml तक वॉल्यूम हम करेंगे बाय यूजिंग डिस्टिल वाटर। देन 1 ml सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ऐड करेंगे।
उसके बाद क्या करेंगे, उसको कंटिन्यूअसली स्टेयर करेंगे और 5 मिनट तक उसको ऐसे ही छोड़ देंगे टू ऑब्जर्व द ओपल सेंस प्रोड्यूस्ड। देन क्या करेंगे ना, और 5 मिनट होने के बाद हमारे पास टेस्ट सोल्यूशन बन गया, हमारे पास स्टैंडर्ड सोल्यूशन बन गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसको चेक करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे कि हमारा जो टेस्ट होता है और जो स्टैंडर्ड होता है, वो हमारा जो टेस्ट सोल्यूशन होता है और हमारा जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है, वो हमारा जो टेस्ट सोल्यूशन होता है और हमारा जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है, वो कितना, उसका टर्बिडिटी या फिर ओपलिसेंस हम चेक करेंगे। इसमें क्या आ जाता है, इसमें हमारा आ जाता है ये टेस्ट हो गया, ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो गया। ये दोनों को कंपेयर किया जाए, देखो स्टैंडर्ड का हमारा टर्बिडिटी और ओपलिसेंस क्या है, ज्यादा है, और कंपेयर टू टेस्ट का देखा जाए तो उसका ओपलिसेंस क्या है, थोड़ा सा कम है। इसका मतलब हमारा जो टर्बिडिटी का लेवल होता है या फिर जो प्रेसिपिटेट का लेवल होता है, वो क्या किस में ज्यादा है, स्टैंडर्ड का लेवल है। और टेस्ट का टर्बिडिटी क्या होता है ना, टेस्ट का टर्बिडिटी स्टैंडर्ड के अंदर है, मतलब लिमिट के अंदर है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा लिमिट टेस्ट पास कर रहा है। अगर टेस्ट का टर्बिडिटी या फिर ओपलिसेंस बोल सकते हो या फिर व्हाइट प्रेसिपिटेट बोल सकते हो, इसका स्टैंडर्ड किससे ज्यादा होता, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि जो हमारा क्लोरीन का लेवल होता है वो स्टैंडर्ड से ज्यादा है, मतलब लिमिट से ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि जितना अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड के अंदर रहना चाहिए, मतलब जितना अमाउंट ऑफ क्लोरीन लेवल रहना चाहिए, उससे क्या हो रहा है ना, उससे ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब हमारा टेस्ट फेल हो रहा है। दो तरीके से सिनेरियो हो सकता है। अब हम लोगों को क्या पता चला कि हमने तो अभी लिमिट टेस्ट कर लिया, अब हम क्या करेंगे ना, उस जो लिमिट टेस्ट है, मतलब हमने दो सोल्यूशन बनाए, एक होता है टेस्ट सोल्यूशन, एक होता है स्टैंडर्ड सोल्यूशन, ये दोनों का कंपैरिजन करेंगे। कंपेयर करके हमको क्या करेगा, तो फिर ये क्या बोल रहा है कि टेस्ट रिजल्ट एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें क्या हो जाता है हमारा, देखो हमने ये जो लिमिट टेस्ट हमने किस में बनाया था, हम नेसल सिलेंडर में बनाया था, ठीक है। तो फिर नेसल सिलेंडर में क्या आ जाता है, एक आ जाता है हमारा टेस्ट सोल्यूशन, एक आ जाता है हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन। हमने दो तरीके से हमारा सोल्यूशन को प्रेजेंट किया है। उसके बाद हम टेस्ट सोल्यूशन में देखो, इसका टर्बिडिटी देखो और इसका टर्बिडिटी देखो। स्टैंडर्ड का टर्बिडिटी क्या हो रहा है ना, ज्यादा है कंपेयर टू टेस्ट का टर्बिडिटी। तो उसमें हमको क्या पता चल रहा है, देखो दो तरीके से हमारा सिनेरियो हो सकता है। पहले सिनेरियो में हम क्या देख सकते हैं कि ये क्या होता है ना, आफ्टर एडिंग सिल्वर नाइट्रेट नो प्रेसिपिटेट फॉर्म्स, the sample passes the limit test and indicates the chlorine level is very low or under the prescribed limit। तो इसका मतलब पहले अगर सिल्वर नाइट्रेट ऐड करने के बावजूद हमारे जो क्लोरीन का लेवल है या फिर व्हाइट प्रेसिपिटेट का लेवल है वो स्टैंडर्ड से कम है, इसका मतलब हमारा लिमिट टेस्ट पास कर रहा है, मतलब इतना अमाउंट ऑफ लिमिट हमारा क्लोरीन का अमाउंट ये चल जाएगा हमारे प्रोडक्ट को। उसके बाद सिनेरियो 2 में क्या होगा, अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म एंड आफ्टर टाइट्रेशन द वॉल्यूम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज रिक्वायर्ड इज हायर देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, मतलब हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का वॉल्यूम से अगर हमारा टेस्ट सॉल्यूशन का ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या है, द सैंपल फेल्स द लिमिट टेस्ट। एंड उसके बाद क्या आ जाता है, सैंपल फेल्स द टेस्ट। उसके बाद क्या है, इट इंडिकेट द एक्सेस क्लोराइड कंटामिनेशन, मतलब ये जो हम ज्यादा हो रहा है, मतलब क्या है, हमारा ये कंपाउंड के लिए क्या है, टॉक्सिक बन गया है अभी। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद हम एट द लास्ट वी कम टू द कंक्लूजन कि the limit test for chloride is an essential method for assessing the purity of pharmaceutical compounds या pharmaceutical substances। मतलब ये जो हमारा क्लोरीन का लेवल होता है ये हमारा फार्मेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आज इसका लिमिट हमारा ज़्यादा नहीं रहना चाहिए एज कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड सोल्यूशन या फिर एज कम्पेयर टू द प्रिस्क्राइब्ड इन द फार्माकोपियस। सेकेंड में हमने और क्या जाना कि एंश्योर दैट द क्लोराइड कंटामिनेशन इज कंट्रोल एंड प्रोटेक्टिंग बोथ पेशेंट सेफ्टी एंड ड्रग क्वालिटी, मतलब हमारा पोस्ट पेशेंट का सेफ्टी होता है और ड्रग क्वालिटी भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, यही लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोरीन पे डिपेंड करता है। उसके बाद आ जाता है बाय अडहेरिंग टू रेगुलेटरी स्टैंडर्ड द मैन्युफैक्चरर्स कैन गारंटी दैट देयर प्रोडक्ट आर बोथ सेफ एंड इफेक्टिव फॉर कंजम्पशन, मतलब हमारे जो क्लोरीन का लेवल का मेजर करने के बाद ही हम एक इंश्योर करते हैं, हम उसको हमको पता चलता है कि हम गारंटी देते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं या फिर हमारा जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो गया या फिर मेडिसिन हो गया वो क्या हो गया, हमारा बोथ आर सेफ एंड इफेक्टिव फॉर कंजप्शन, मतलब हमारे वो लेने के लिए वो सेफ है और इफेक्टिव भी है। उसके बाद
हम आ जाएंगे, ये जो रेफरेंस, ये जो चीजें मैंने लिया है, हमने बीपी किस किस रेफरेंस से उठाया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया एंड फार्मास्यूटिकल टेक्स्ट बुक, ऑल अबाउट दिस। अब हम लोग और एक टॉपिक के बारे में जानेंगे, वो होता है एसिड, बेस एंड बफर। ये एक क्या होता है, दिस इज द की कॉन्सेप्ट इन पीएच बैलेंस एंड केमिकल रिएक्शन। उसके बाद पहले हम जानेंगे कि जो एसिड और बेस एक्चुअली होता क्या है। सिंपली देखा जाए तो एसिड क्या होता है, सब्सटेंसेस दैट रिलीजेस H+ आयन। ये एक सा सब्सटेंस होता है जो कि H+ आयन सॉल्यूशन को रिलीज करता है, तो इसको बोलते हैं एसिड। और बेस क्या होता है, द सब्सटेंसेस दैट रिलीजेस OH- आयंस इन द सॉल्यूशन। जो सब्सटेंस या फिर दो कंपाउंड हमारा OH- आयन रिलीज करता है उसको बेस बोलते हैं। और एसिड और बेस और क्या करता है, ये जो एसिड होता है ये क्या करता है ना, ये ब्लू लिटमस को क्या करता है, रेड कर देता है, और जो बेस होता है वो क्या करता है ना, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। उसके बाद एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड में हमारा क्या आ जाता है, एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड में हमारा आ जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया, हमारा एसिडिक एसिड आ गया, और एग्जाम्पल्स ऑफ बेस में हमारा क्या आ जाता है, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया आ जाता है। ये तो हमारा गया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब हम लोग जानेंगे ये जो एसिड और बेस होता है उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, मतलब सिंपली उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकते हैं, ये सब बारे में। तो फिर पहले आ जाते हैं हमारा बेस एसिड के बारे में। तो एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स आर, इट इज सोर इन टेस्ट, इट इज कोरोसिव इन नेचर एंड कंडक्टिविटी। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में आ गया इसका एबिलिटी टू डोनेट H+ आयन एंड रिएक्शन विद द मेटल्स। एग्जाम्पल्स और क्या क्या हो गया, हमारा गैस्ट्रिक एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी एक एसिड है। और क्या हो सकते हैं, हमारा फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, सिट्रिक एसिड और बहुत सारे एसिड यूज करते हैं। ये सब क्या आ जाता है, एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड। और ये सब आ जाता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी आ जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब हम लोग जानेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस क्या होता है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ बेस में हमारा क्या आ जाता है, इट इज बिटर इन टेस्ट, इट इज स्लिपरी टेक्सचर। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आ जाता है, ये हमको क्या कहते हैं ना, बिटर इन टेस्ट, और आ जाता है स्लिपरी टेक्सचर। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या आ जाता है, इट हैज एबिलिटी टू एक्सेप्ट H+ आयन, वो क्या था, इट इज एबिलिटी टू डोनेट H+ आयन था, ये आ गया तुम्हारा एबिलिटी टू एक्सेप्ट H+ आयन मतलब प्रोटॉन। उसके बाद आ जाता है हमारा उसका एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। ये क्या हो जाता है, हमारा सोप्स में क्या है, सोप्स में है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, हमारा एक बेस है। और क्या हो सकता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन एंटासिड। हम जब एंटासिड में हमारा क्या रह सकता है, हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रह सकता है, तब क्या है, हमारा बेसिस है। एसिड और बेस का प्रॉपर्टीज गया। उसके बाद आ जाता है हमारा कि ये जो एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट होता है ना, बहुत साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारा कॉन्सेप्ट दिया। उसके अंडर हम 3 मेन कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहला आ जाता है तुम्हारा एरेनियस, उसके बाद ब्रोंस्टेड एंड लुईस। ये तीनों साइंटिस्ट ने हमारा डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिया अकॉर्डिंग टू एसिड और बेस का डेफिनेशन को डिस्क्राइब करने के लिए। उसमें पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले हम लोग एरेनियस का थ्योरी। एरेनियस ने बोला कि अगर कोई चीज पानी में, अगर कोई सब्सटेंस या फिर कोई कंपाउंड पानी में क्या कर सकता है ना, हमारा पानी में OH+ आयन प्रोड्यूस करता है, अगर H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं उसको बोल देंगे एसिड। अगर कोई प्रोड्यूसेस OH- आयन इन द वाटर तो उसको क्या बोल देंगे, बेस। उसके बाद आ जाता है हमारा ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी। ब्रोंस्टेड और लोरी ने क्या बोला, वो दोनों डिफरेंट साइंटिस्ट है, ब्रोंस्टेड एंड लोरी। तो उन्होंने क्या बोला, अगर एसिड क्या होता है ना, अगर कोई प्रोटॉन को डोनेट करता है तो वो क्या हो जाता है, एसिड। अगर कोई प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो हो जाता है हमारा बेस। ठीक है, तो फिर उसके बाद आ जाता है हमारा कि हमारा आ जाता है लुईस थ्योरी। लुईस ने क्या बोला कि ये सारे चीजों को इन्होंने क्या बोला, पानी के फॉर्म में बोला, मतलब एक्वस मीडियम में उन्होंने बोला, किसने, आर्रेनियस ने। उसके बाद जो ब्रोंस्टेड और लोरी ने क्या किया ना, प्रोटॉन के कॉन्सेप्ट में बोला, और लुईस ने क्या बोला, वही एसिड बेस के कॉन्सेप्ट को उन्होंने इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में बोला, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में बोला। अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है तो उसको क्या बोल देंगे, एसिड बोल देंगे। और अगर कोई कंपाउंड या फिर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है तो उसको क्या बोलेंगे, बेस। ये रहा हमारा 3 मेन कॉन्सेप्ट। किस किस का, एक होता है एरेनियस कॉन्सेप्ट, एक आ जाता है ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, और एक क्या आ जाता है हमारा लुईस कॉन्सेप्ट। ये 3 कॉन्सेप्ट हमारा डिस्क्राइब क्या करता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसिड, व्हाट इज द बेस।
ये तीनों कॉन्सेप्ट हमारा मेन कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारा ब्रोंस्टेड-लोडी कॉन्सेप्ट। ये होता है एक मॉलिक्यूलर डायग्राम। उसके हिसाब से हम पता चलता है किसे कि एक प्रोटॉन या फिर हमारा OH माइनस आयन किस तरीके से हमारा ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन कंपाउंड टू अनदर कंपाउंड, और उसके हिसाब से हमको कैसे क्या पता चलता है कैसे वो डोनेट करता है और कोई दूसरा बंदा वो एक्सेप्ट करता है। तो फिर इसमें देखो वो एसिड क्या होता है, द एनी सब्सटेंस दैट डोनेट्स प्रोटॉन, एंड बेस क्या होता है, एनी सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट प्रोटॉन। इसमें देख लो इसमें क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और वो किसके साथ रिएक्ट करता है, एक बेस के साथ रिएक्ट करता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना उसके प्लस क्या है, एक प्रोटॉन है। कभी अगर ये एसिड मतलब ये क्या होता है ना, अगर ये एक प्रोटॉन डोनेट करता है इसका मतलब ये क्या है, डोनेट है। इसमें देखो कि ये जो हमारा एसिड होता है ये क्या करेगा, एक प्रोटॉन को क्या किया, डोनेट किया। किसको डोनेट किया, इसे बेस को डोनेट किया। मतलब ये अगर प्रोटॉन डोनेट किया तो ये क्या हो गया हमारा, क्लोराइड आयन क्या हो गया हमारा, एक एसिड हो गया, HCl इसलिए एसिड हो गया। अगर उसका बेस का कॉन्सेप्ट देखा जाए ये क्या है, एमोनिया। एमोनिया मतलब क्या होता है ना, NH3। ये क्या होता है, एक बेस। कैसे पता चला है बेस से, क्योंकि इसने अपने एक एसिड से या फिर किसी सब्सटेंस से एक H+ क्या किया ना, एक्सेप्ट किया। और हमको पता है अगर कोई एसिड को प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है वो क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। इसी प्रकार के एमोनिया क्या हो जाता है, हमारा अमोनियम आयन हो जाता है। मतलब वो एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, अमोनिया फिर क्या हो गया, अमोनिया बेस हो गया, और HCl हमारा एसिड हो गया। इसी तरीके से हमारा आरएनएस का इस कॉन्सेप्ट को आ जाओ। आरएनएस ने क्या बोला था, आरएनएस ने बोला था द सब्सटेंसेस दैट रिलीजेस H+ आयन इन द सॉल्यूशन दैट कम्स टू द एसिड, आरएनएस एसिड बोलेंगे। इसी तरीके से देखो ये क्या है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, पानी है। तो फिर अगर HCl क्या करे ना, एक प्रोटॉन को डोनेट करे, H+ को डोनेट करे, किसको डोनेट कर रहा है, पानी को डोनेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि अगर ये H+ को डोनेट कर रहा है इसका मतलब वो एसिड है। इसी तरीके से आरएनएस बेस का कॉन्सेप्ट भी यही सेम टू सेम है। ये क्या है हमारा एमोनिया है और ये क्या है, पानी है। तो ये क्या कर रहा है ना, अमोनियम का एसिड जो होता है ना, ये एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है अमोनिया, तो फिर वो क्या हो गया ना, हमारा आरएनएस बेस हो गया। उसके बाद आ जाओ कि हमारा जो पीएच एंड इट्स इम्पोर्टेंट। पीएच क्या होता है, हम जो एसिड बेस बफर पढ़ रहे हैं ना उसके अंडर एक टर्म आ जाता है पी। एक्चुअली में पीएच क्या होता है ना, ये फार्मेसी में बहुत पीएच का लेवल बहुत मैटर करता है एक फॉर्मुलेशन बनाने के लिए। बिफोर फॉर्मुलेशन बनाने से पहले हम लोग को पीएच को मेंटेन करना पड़ता है या फिर पीएच को बैलेंस करना पड़ता है। तो फिर पीएच और इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, पीएच का डेफिनेशन लिखा जाए तो फिर ये क्या होता है, it is a scale to measure the acidity or alkalinity of a solution and it is described as pH is the negative logarithm of H+ ion, negative logarithm of हाइड्रोनियम आयन। उसके बाद जो pH का स्केल होता है वो क्या होता है ना, 0 to 14 तक रेंज करता है, 0 to 14 तक रेंज करता है। और बीच में क्या होता है, 7 होता है, वो क्या होता है, एक न्यूट्रल होता है जो कि एक प्योर वाटर का pH होता है। उसके बाद अगर 0 से 7 तक आ जाए, 0 से 7 तक उसको क्या बोल देंगे, एसिडिक बोल देंगे। और 0 से और 7 से 14 तक हम किसको बोले, क्या बोलेंगे, हम उसको बेस बोल देंगे। अगर हमारा कंपाउंड 7 से पास में जाए, अगर जितना हम 7 से न्यूट्रल से दूर जाएगा इसका मतलब वो क्या हो रहा है, उसका स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और जितना भी हमारा बेस से 7 से दूर जाएगा उसका बेसिसिटी ज्यादा। इसके एग्जाम्पल्स में देख सकते हो, इसमें क्या बोल रहा है कि एसिड क्या होता है ना, हमारा 7 से कम, मतलब 0 से 7 हमारा क्या हो गया, एसिड हो गया, और 7 में हमारा न्यूट्रल हो गया, और 7 से 14 क्या हो गया, बेसिक कंपाउंड हो गया। तो देखा जाए इसका एक एग्जाम्पल ले ले, जैसे कि हमारे 7 में क्या आ गया, हमारा प्योर वाटर आ गया, और एसिड इस साइड क्या आ गया, हमारा एसिडिक आ गया, और ये साइड में क्या आ जाता है, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, इस साइड में क्या आ जाता है, हमारा वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या क्या आ जाता है, बैटरी एसिड, स्टोमक एसिड, स्टोमक में क्या सीक्रेट होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी क्या होता है, हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसका pH कितना होता है, 1 to 2 के बीच में होता है। उसके बाद और क्या आ जाता है, विनेगर, ऑरेंज जूस, टमाटो, ब्लैक कॉफी, यूरिन, क्या आ जाता है, हमारे ये एसिड कंपाउंड। उसके बाद आ जाते हैं हमारा बेसिक कंपाउंड की तरफ। बेसिक कंपाउंड में क्या हो जाता है, अगर कोई हमारा pH कितने से कितने तक रहेगा, अगर 7 से 14 तक रहता है तो वो क्या आ जाता है, हमारा बेसिक कंपाउंड आ जाता है। तो उसका एग्जांपल क्या आ जाता है, हमारा ड्रेन वाटर हो गया, ब्लीच आ गया, सोप वाटर आ गया, और हमारा अमोनियम का सोल्यूशन, इंडाइजेशन टैबलेट, बेकिंग सोडा, ये सब क्या है, ये सब हमारा बेसिक है, बेसिक कंपाउंड्स होते हैं। तो पीएच हमारा किया जाने के लिए हमारा ये कंपाउंड हमारा एसिड है या फिर बेसिक है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, पीएच को जानना जरूरी होती है।
ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा इसका एप्लीकेशन क्या है फार्मेसी में। तो फिर हमारा बेसिकली बहुत सारा एप्लीकेशन है, उसके अंदर हमने मेन 2 एप्लीकेशन लिखा हुआ है। इट इज द ड्रग फॉर्मुलेशन एंड स्टेबिलिटी के लिए, और क्या आ जाता है फिजियोलॉजिकल पीएच बैलेंस के। ये 2 चीजें हमारे बहुत इंपॉर्टेंट थी, और इसके 2 चीज के लिए हमको क्या चाहिए, पीएच का गाइडलाइन चाहिए और पीएच स्केल का हमको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं और क्या एक चीज आ जाती है, बफर के बारे में एक्चुअली जानने से पहले हम जानेंगे कि ये जो पीएच और बफर कैसे रिलेट करता है। बफर क्या करता है ना, पीएच क्या करते हैं, हमको बस इतना पता आता है कि हमारा जो कंपाउंड है एसिड है या फिर अल्काइन है या फिर बेस बोल सकते हैं। तो फिर ये दोनों में से बफर क्या करते हैं ना, हम जो कंपाउंड या फिर ड्रग मेडिसिन बोल सकते हो या फिर जो ड्रग्स सब्सटेंस लेते हैं, तो फिर उसमें क्या आ जाता है, हमारे बफर का बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या करते हैं ना मेंटेन करके रखते। थोड़ा अमाउंट ऑफ एसिड और बेस ऐड करेंगे तो भी हमारा बफर क्या करेगा ना, अपना स्टेबिलिटी, ड्रग प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। तो फिर बफर एंड द बफर कैपेसिटी, ये हमारा बफर का बहुत टाइप का बफर रहता है। एसिडिक बफर, बेसिक बफर, जैसे कि पीएच 1.8 फिक्सड वो क्या हो गया, एसिडिक बफर हो गया। पीएच 4.01 ये भी एसिडिक हो गया। पीएच 7 न्यूट्रल बफर हो गया, और अगर 7 से ज़्यादा होता तो फिर वो क्या हो जाता है, एसिडिक बफर। तो पहले बफर का डेफिनेशन जानेंगे। क्या बोलता है, बफर बोल रहा है कि उसका डेफिनेशन क्या है, द सॉल्यूशन दैट रेजिस्ट द चेंज इन पीएच व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड। मतलब अगर हम कोई कंपाउंड में या फिर कोई ड्रग में थोड़ा अमाउंट ऑफ एसिड या फिर थोड़ा अमाउंट ऑफ बेस में ऐड करने के बावजूद कंपाउंड क्या करते हैं ना, उसका पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है। क्या करता है, रेजिस्ट करता है, मतलब मना करता है कि नहीं मैं चेंज नहीं होऊंगा। ठीक है, अगर कोई कंपाउंड, कोई सोल्यूशन दैट रेजिस्ट द चेंज इन पीएच इवन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड करने के बावजूद भी अपना पीएच क्या करता है ना, रेजिस्ट करके रखता है, मतलब एक मेंटेन करके रखता है। उसके बाद उसका कंपोनेंट में क्या आ जाता है, बफर 2 प्रकार की होती है, एक होता है एसिडिक बफर, एक होता है बेसिक बफर। ये जो वीक एसिड होता है एंड इस कंजुगेट बेस, ये होता है हमारा एसिडिक बफर, एंड द वीक बेस एंड द कंजुगेट एसिड वो हो जाता है बेसिक बफर। और उसका मैकेनिज्म में क्या आ जाता है, इट न्यूट्रलाइज एडेड H+ और OH। तो बफर हमारा फार्मेसी में क्यों हो जाता है, कभी कभार हमारा फार्मेसी कंपाउंड में क्या होता है, हमारा एक न्यूट्रल पीएच हम मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो फिर हमारा मेडिसिन में और पीएच को मेंटेन करने का काम किसका है, बफर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा कि बफर कैपेसिटी क्या है, बफर के बारे में और बफर कैपेसिटी। ठीक है, बफर कैपेसिटी क्या बोल रहा है, बफर क्या काम करता है, वो पीएच चेंज को रेजिस्ट कर रहा है, और ये कितना अमाउंट ऑफ रेजिस्ट कर सकता है उसको ही बोल देते हैं हम लोग क्या, बफर कैपेसिटी। कि कितना कैपेसिटी है बफर का कि वो पीएच चेंज को रेजिस्ट करके रख सकता है, पीएच चेंज को मेंटेन करके रख सकता है, तो वो हो जाता है हमारा बफर कैपेसिटी। तो इसका डेफिनेशन में क्या आ जाता है, द एबिलिटी ऑफ बफर टू रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। पीएच चेंज को एबिलिटी, पीएच चेंज जो हो रहा है कितना देर तक या फिर कितना वो रेजिस्ट करके रख सकता है, कितना वो मेंटेन करके रख सकता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है बफर कैपेसिटी का, इट इज डिनोटेड बाय बीटा, और ये कहता है इज इक्वल टू डेल्टा एन डिवाइडेड बाय डेल पीएच। ठीक है, ये डेल्टा एन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एसिड और बेस एडेड, एंड डेल पीएच क्या होता है कि हमारा चेंज इन, तो कितना अमाउंट ऑफ एसिड और बेस ऐड करने के बावजूद वो पीएच क्या करे ना, मेंटेन करके रख रहा है, तो उसको बोल देंगे हम लोग क्या, बफर कैपेसिटी। उसके बाद ये जो बफर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, उसके बाद एक इक्वेशन आता है हमारा हैंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन। वो क्या करता है ना, हमारा बफर का जो कैपेसिटी होता है या फिर बफर को मेंटेन करके या फिर बफर को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये इक्वेशन यूज करते हैं। देखो ये एक प्रिपरेशन करते हैं, अगर लैब में तुम कभी जाओगे तो लैब में बफर ऐसे प्रिपरेशन करते हैं और एलसीएमएस वगैरह में यूज। उसके बाद आ जाए तुम्हारा एसिडिक बफर। एसिडिक बफर का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा पीएच इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट डिवाइडेड बाय एसिड। pKa क्या हो जाता है हमारा, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड आ जाता है, और pKb क्या आ जाता है हमारा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस आ जाता है। और बेसिक बफर का फॉर्मूला क्या होता है, POH इक्वल टू pKb प्लस लॉग सॉल्ट डिवाइडेड बाय बेस। तो फिर इसमें क्या आ जाता है हमारा, pKb का आ जाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, मतलब कितना अमाउंट ऑफ जो डिसोसिएट हो रहा है, का सिग्निफिकेंस क्या हो रहा है, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। मतलब अभी हमने जो जैसे बोला कि बफर को हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग एंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन। इस इक्वेशन को भी और दूसरे अमाउंट में लिख सकते, कैसे लिख सकते हैं, देखो ये जो चीजें होती है
pH और POH, तो हेंडरसन-हेसलबर्ग इक्वेशन में यही बोलता है कि pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट डिवाइडेड बाई एसिड था, और इसमें हम लोग क्या बोल देंगे कि हमारा कॉन्जुगेट बेस डिवाइडेड बाय वीक एसिड, ठीक है। और इसमें क्या बोल देंगे फॉर बेसिक बफर के लिए, बेस बफर के लिए, तो फिर इसमें बोल देंगे POH इक्वल टू PKB, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस प्लस लॉग कॉन्जुगेट एसिड डिवाइडेड बाय वीक बेस। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है टू कैलकुलेट द बफर सोल्यूशन। बफर के लिए पीएच का, बफर का पीएच कैलकुलेट करने के लिए हम एक इक्वेशन यूज करते हैं जो कि इसको बोलते हैं हेंडरसन-हेसलबर्ग इक्वेशन। उसके बाद आ जाता है कि हमारा जो बफर्स होता है एक्चुअली में उसका रोल क्या होता है फार्मास्यूटिकल्स में हमारा बफर का रोल क्या होता है। एप्लीकेशन ऑफ बफर्स इन द फार्मास्यूटिकल्स, देखो जैसे देखा जाए हमारा एप्लीकेशन ऑफ बफर इन फार्मास्यूटिकल, हमारा बहुत सारे एप्लीकेशन है। उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, तीन चीज़ों को मैंने मेन लिया है। एक होता है इंजेक्टेबल आइटम्स में, एक होता है आई ड्रॉप, एक होता है ओरल मेडिसिन। इंजेक्टेबल आइटम्स में हमारा क्या आ जाता है, बफर सिस्टम विच हेल्प्स टू मेंटेन द पीएच इन द आईवी। हम जो हमको पता है हमारा बॉडी के अंदर भी डिफरेंट का सॉल्यूशन रहती है, जैसे ब्लड का पीएच डिफरेंट होता है, टीयर्स का पीएच, या फिर हम लोग सलाइवा का पीएच, या फिर गैस्ट्रिक एसिड का पीएच, डिफरेंट जगह की डिफरेंट पीएच होती है बॉडी के अंदर। तो हम लोग जिस मेडिसिन लेते हैं उसका पीएच उसी फॉर्मुलेशन के साथ मैच करके लेते हैं। जैसे कि हम लोग बॉडी के लिए कुछ लेते हैं, आइस ड्रॉप पे डालते हैं, किसमें डालते हैं, आई ड्रॉप में डालते हैं, तो फिर क्या करते हैं ना, इट इज द न्यूट्रल पीएच ऑफ द टीयर टू अवॉइड इरिटेशन। अगर हमारा आई के पीएच के साथ मैच करेगा आई ड्रॉप्स, देन जाके हमारा इरिटेशन लेवल क्या होगा ना, कम होगा। अगर हमारा पीएच, हम जो आई ड्रॉप्स ले रहे हैं उसका पीएच अलग होगा, आइस का पीएच अलग होगा, इसका मतलब क्या है, हमारा आइस में क्या होगा, इरिटेशंस होंगे। तो फिर उसके बाद आ जाता है क्या, ओरल मेडिसिन। ओरल मेडिकेशन में आ जाता है टू यूज इन एंटासिड टू फॉर्म बफर द स्टोमक एसिड। स्टोमक एसिड का पीएच कितना है हमारा, 1 to 2 हमने अभी पढ़ा। तो फिर अभी हम लोग जो मेडिसिन या फिर एंटासिड के तौर में हम जो मेडिकेशन यूज करते हैं, तो फिर उसका पीएच कितना है, स्टोमक एसिड के बराबर, नहीं तो हमारे क्या करेगा, काम नहीं करेगा। तो फिर हमारा ये हो गया हमारा एप्लीकेशंस ऑफ बफर इन द फार्मास्यूटिकल। और क्या हो सकते हैं, क्लिनिकल रिलेवेंस ऑफ पीएच एंड बफर। उसमें क्या आ जाता है ना, हमारे ड्रग ऑब्जर्वेशन में भी हमारा यूज होता है, पीएच यूज होता है, फॉर्मुलेशन स्टेबिलिटी के लिए भी होता है, पेशेंट सेफ्टी के लिए होता है। ड्रग ऑब्जर्वेशन में द रोल ऑफ पीएच इन द ड्रग आयोनाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी। तो फिर ये जो बफर होता है इसका बायोअवेलेबिलिटी या फिर ऑब्जर्वेशन के लिए हमारा क्या रहना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए। उसके बाद आ जाए फॉर्मुलेटरी स्टेबिलिटी। इसका मतलब होता है टू मेंटेन द पीएच ऑफ मेडिकेशन टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन। हमारा अगर पीएच का लेवल ज़्यादा कम होगा, क्या करेंगे, जो मेडिसिन होती है, मेडिकेशंस होते हैं, वो क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। तो फिर इसी वजह से हमारा फॉर्मुलेटरी स्टेबिलिटी के लिए भी हम लोग बफर यूज करते हैं। देन कम्स टू द टॉपिक दैट पेशेंट सेफ्टी, इट इंपोर्टेंस ऑफ पीएच बैलेंस इन द ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट टिश्यू इरिटेशन एंड और एडवर्स रिएक्शन। हमारा टिश्यू इरिटेशन या एडवर्स, अगर हम दूसरा पीएच का, ज़्यादा पीएच का या फिर कम पीएच का अगर कुछ बफर या फिर कुछ मेडिकेशंस यूज कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब क्या होता है, हमारा ये क्या करेगा ना, तो मतलब हमारा पेशेंट सेफ्टी पे आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है इंपोर्टेंस ऑफ पीएच बैलेंस इन द ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट टिश्यू इरिटेशन एंड एडवर्स रिएक्शन। हमारा कुछ अगर मेडिकेशन का पीएच लेवल और हमारा बॉडी का या फिर स्किन का पीएच लेवल डिफरेंट मैच कर रहा है, इसका मतलब हमारा क्या हो गया, इसका मतलब यही हो रहा है कि हमारा जो मेडिकेशन है वो क्या करेगा, एडवर्स रिएक्शन कर सकता है, टिश्यू इरिटेशन कर सकता है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। इसलिए हमारा जो है वो हमारा मेंटेन रहना चाहिए, और पीएच मेंटेन करने को हमको क्या चाहिए, बफर, ठीक है। उसके बाद ये गया हमारा एप्लीकेशंस ऑफ बफर्स इन द फार्मास्यूटिकल्स एंड द क्लिनिकल रिलेवेंस ऑफ पीएच एंड बफर। जब हमारा जो बफर होता है, हम उसका फार्मेसी में क्या क्या यूज होता है और क्लिनिकल लेवल में हमारा बफर क्या क्या यूज होता है। उसके बाद आ जाते, देखो इस तरीके से एक जैसे आई ड्रॉप हो गया या फिर ओरल मेडिकेशंस हो गए या फिर आईवी इंजेक्शंस हो गए, या फिर ये सब के लिए क्या हो जाता है, हमारा बफर की ज़रूरत होती है। तो फिर इसी हिसाब से हमारा क्या होता है ना, एक टॉपिक आ जाता है, ये होता है हमारा एसिड बेस ऑफ बफर के बारे में आज हमने जाना। तो ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक रहा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड।